हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इंडिया लर्नर्स स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। मेरी तरह बीमार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ईवीएस की महामैराथन क्लास है आपकी यूपी टेट के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर आपको क्या होती है, मैराथन क्लासेस जो होती हैं एग्ज़ाम से लगभग 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, इतने दिन पहले मिलती हैं। लेकिन मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको लगभग 15-16 दिन पहले इसकी मैराथन क्लास अगर दे देती हूँ तो आपकी तैयारी क्या होती है, बेहतर हो जाती है और आपको वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की मैराथन आपको मैंने जैसे कि आपको बताया भी है, इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी 15-16 तारीख तक सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कवर करने की कोशिश है एक हमारी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ जाकर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी के नोट्स पहले से ही मिल चुके हैं। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, सारे हैंड रिटन नोट्स को वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसके कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और उसके लिए रिगार्डिंग मुझे कई लोगों के मैसेजेस भी आए हैं इंस्टाग्राम पर सॉरी, कि आपने क्लास के लिए बोला था, नोट्स के लिए बोला था और आपने वो कंटिन्यू नहीं किया है। तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी सही, इसलिए मैं नोट्स कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन पीडीएफ का जो वर्क था वो आपका कंटिन्यूसली चल रहा था, जो नोट्स थे वो आपके प्रिपेयर हो रहे थे। मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि आपके जो नोट्स हैं वो ईवीएस के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वीडियो हम कल चैनल पर अपलोड करेंगे। तो यूट्यूब पर पहली बार ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार आपके हैंड रिटन नोट्स सभी एक साथ कवर होंगे। ऐसा एक भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। जो यूपी टेट का इन्वायरमेंट है, आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे हम सभी कुछ। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया इंट्रोडक्शन में ही, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और अगर आपको इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो पे हमने टारगेट किया हुआ है 500 व्यूज़ अगर इस वीडियो पर होते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हैंड रिटन नोट्स की। नहीं तो अगर 500 व्यूज़ नहीं होते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप सभी के लिए होती है ये मेहनत। तो अगर वो मेहनत का कुछ हमें फल नहीं मिलता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता ना। ठीक है, तो इसके अगर हैंड रिटन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया, अगर इस वीडियो पे 500 व्यूज़ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं देन मैं शेयर करूँगी इसके टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे सभी कुछ। सबसे पहले हम एक बार ये ऑफिशियल सिलेबस जो है उसे देख लेते हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं भावना, भारतीय नदियाँ, पठार, हमारा प्रदेश के नदियाँ, पर्वत, पठार और संविधान, शासन व्यवस्था का पूरा बड़ा टॉपिक है आपका पर्यावरण। तो इसमें से हम 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। पर्यावरण वाला कंप्लीट पोर्शन हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, और एक हमारा परिवेश और हमारा पर्यावरण जो है, ये 2 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रीवियस क्लास थी वो हमारी थोड़ी छोटी थी, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। तो वही सब कुछ है आज की पूरी क्लास में आपके लिए। परिवार का टॉपिक, भोजन, स्वास्थ्य का, आवास का, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, ये संविधान, ये वाला बड़ा आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक पूरा आज की हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले परिवार, भोजन, जल एवं आवास का टॉपिक हम क्लियर करेंगे। परिवार, भोजन, जल एवं आवास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना परिवार का टॉपिक। तो आप सभी को बने रहना है लगभग शायद आई डोंट नो कि कितनी लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन अप्रॉक्स में अगर हम देखें तो 1.5-2 घंटा लगभग शायद से हो जाए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली के बारे में। परिवार क्या है हमारा? फैमिलस, जो कि हमारी लैटिन भाषा का शब्द है। अगर इसके हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है हमारा नौकर है इसका अर्थ, लेकिन इसके मतलब जो इसका अर्थ है इसके अकॉर्डिंग हम परिवार का अर्थ नहीं बता सकते। फैमिलस का अगर हम अलग से अर्थ देखें तो क्या हो जाता है,
मतलब एक तरीके से फैमिली वर्ड यहाँ से हमारा लिया गया है फैमलस से, लेकिन अगर आपसे इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कहीं पे पूछते हैं तो इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है हमारा वो नौकर होता है। ठीक है, परिवार क्या है? समाज की मूलभूत इकाई है। द फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। अब परिवार से रिलेटेड यानी फैमिली का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारी कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें वन बाय वन करके देखते हैं हम। सबसे पहली है हमारी मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग, परिवार क्या है? यौन संबंध पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चे जन्म एवं पालन की व्यवस्था करता है। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा है? परिवार बालक की प्राथमिक पाठशाला है। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। ठीक है ये क्वेश्चन आपका एक दो बार यूपी टेट में आया हुआ भी है कि बच्चे की प्राथमिक पाठशाला क्या होती है। तो प्राथमिक पाठशाला बच्चे की उसका परिवार होता है, यानी कि उसका घर से होता है। और अगर उसकी प्राथमिक मतलब कि पहली टीचर यानी पहली अध्यापक के बारे में बात करें तो वो उसकी होती है माता। ठीक है, कॉम्टे ने कहा है व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज की इकाई है। ठीक है, वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही सब। द फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। क्लेयर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्याख्या से है। ठीक है, तो ये 3-4 डेफिनेशन है आपकी जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपने ये लर्न कर लेनी है एक बारी। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली आप सभी को पता है 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें आ जाता है हमारा जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली होती है हमारी। ठीक है अब देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली हमने 2 टाइप्स में से डिवाइड किया है। एक हमारा एकल परिवार, दूसरा है हमारा संयुक्त परिवार। ठीक है, तो ये परिवार का सबसे छोटा रूप है। इसमें क्या होता है? माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में शो भी हुआ है आपका। ये हो गया एकल परिवार और ये हो गया आपका संयुक्त परिवार। इसमें बहुत सारे लोग हैं, 3 या इससे अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, दादा दादी, माँ पापा, चाचा चाची। और इसमें क्या है? नाभिक के केंद्रीय परिवार भी इसको हम बोलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि नाभिक या केंद्रीय परिवार हम किसे बोलते हैं, तो वो होता है हमारा एकल परिवार। इसमें कौन कौन होता है? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन कहीं पे आ जाता है तो आपने, मैं ओरली बता देती हूँ आपको, एकल परिवार के अगर कहीं गुण या दोष के बारे में आ जाए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एकल परिवार में क्या होता है? व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सब लोग मतलब अपने आप को विकसित करने का उन्हें क्या मिलता है? अवसर मिलता है। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं हो पाता। कलह की मतलब कि जो लड़ाइयाँ होती हैं उनकी संभावनाएं कम होती हैं एकल परिवार में। लेकिन उसमें एकल परिवार में क्या होता है? आलस्य का भी अभाव रहता है। ठीक है, मतलब आलस्य का अभाव कि किसी दूसरे पर हम क्योंकि काम नहीं डाल सकते, हमें पता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ही करनी है, तो हम उसे आलस ना करते हुए किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। और अगर इसके में हम दोष की बात करें तो क्या होता है? इसमें बच्चा क्या होता है? साझेदारी, यानी कि अब क्या अपनी अगर हम लैंग्वेज में बोलें, बच्चा एकांत परस्त हो जाता है। मतलब वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं इतना अच्छे से पाता जितना जॉइंट फैमिली के बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं। ठीक है और संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है श्रम विभाजन भी होता है। मतलब काम एक ही व्यक्ति पर सारा बोझ ना होकर लोगों में आपस में काम बंटा हुआ होता है। यहाँ पर हमारी आलस्य की जो है आलस्य की भावना पाई जाती है, क्योंकि सब लोग क्या होता है एक दूसरे पर काम टालते जाते हैं कि नहीं ये करेगा वो करेगा ऐसे करके। ठीक है, कृषि की अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार में कृषि की ज़्यादा मान्यता होती है। और बस यही बेसिक से हैं आपके। अगर हम बात करें संयुक्त परिवार में दोष की तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, आलस्य का मैंने आपको बताया। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा पाई जाती है। हर जगह नहीं, अगर आप मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली से आप सोचेंगे कि नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम एवरेज निकाल लें तो जॉइंट फैमिली में लेडीज़ इतना आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाती हैं जितना कि वो एक सिंगल फैमिली में लेती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है भोजन। ठीक है, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें मतलब अगर ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो ऊर्जा की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे? वो ऊर्जा की पूर्ति हम करेंगे भोजन से। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भोजन देखते हैं, भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी वजह से हम मतलब निरोगी रहते हैं। अगर हम खाना ना खाएं तो मतलब भोजन ना ग्रहण करें तो हम बहुत बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
बहुत बेसिक सी बात है, ऐसा नहीं है, आपको पता ही होगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो बॉडी को है वो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनडायरेक्टली बोले तो ज़्यादा भोजन की हमें आवश्यकता होती जाती है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और जीव जंतु क्या है, सभी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। कुछ होते हैं जो डायरेक्टली मतलब पेड़ पौधे से जाके भोजन ले लेते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्टली, मतलब वो एकदम से सीधा पेड़ से नहीं लेकर किसी ना किसी और वे से वो भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। भोजन के आधार पर अगर हम जीवों का वर्गीकरण देखें तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है। तो जो जीव भोजन के लिए पादप पर निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शाकाहारी, यानी कि जो बस पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका आ जाता है काऊ, गोट एंड एलिफेंट, ठीक है। आपने देखा होगा काऊ जो है, आप मतलब कि अगर आपके घर पे हों ये जो तो आपने देखा होगा कि खेत से उनके लिए चारा लाया जाता है और वो उनको खिलाया जाता है, तो वो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं पेड़ पौधे यानी कि हरी घास पत्ती इन पे, ठीक है। और मांसाहारी होते हैं जो जीव दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, जैसे कि लोमड़ी, शेर, सांप, ये मांस पर ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। दूसरे जीवों को मारकर खाने से ही ये जीवित रहते हैं। अब बात आ जाती है हमारी ओमनिवोरस की, यानी कि सर्वाहारी की, तो ये पादप, प्लांट्स, जंतुओं, एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग आते हैं जैसे कि हमारा मानव, कुत्ता और कौवा, ठीक है। इसमें मतलब सॉरी, मानव आते हैं, कुत्ता आता है, कौवा आता है, क्योंकि जो हमारा कुत्ता है वो वेज और नॉन वेज दोनों खाता है। मानव क्या होता है, वो भी प्लांट्स यानी कि हरी घास, हरी सब्जियां और ये फल फ्रूट, उनके साथ में क्या खाते हैं, एनिमल्स भी, यानी मांस, मटन, मच्छी, ये भी खाते हैं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग भी खाते हैं क्या, मैं तो नहीं खाती हूँ बिल्कुल, आई एम प्योर वेजिटेरियन। आगे चलते हैं, संतुलित आहार के बारे में बातें करते हैं। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ उचित एवं निश्चित अनुपात में उपस्थित हों, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम, संतुलित आहार बोलते हैं, यानी बैलेंस डाइट बोलते हैं उसको हम। आगे है न्यूट्रिशन, भोजन से सभी पोषक पदार्थों को ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और भोजन से सभी पोषक पदार्थों को ग्रहण करना हमारा पोषण कहलाता है। और अगर मेल न्यूट्रिशन की बात करें हम, यानी कि कुपोषण, जब हमें पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। आपने देखा ना कि जब कोई जो छोटे बच्चे उन्हें कंप्लीट डाइट नहीं मिल पाती है, वो कंप्लीट खाना उन्हें टाइम से नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत बीमार हो जाते हैं, सूखे सूखे से रहते हैं, उनकी हड्डियाँ तक दिखाई देने लगती हैं, तो उन्हें कहते हैं कि इन्हें कुपोषण हुआ है, ये कुपोषित बच्चा है, इस श्रेणी में उन्हें रखते हैं ना। तो यही है कि शरीर के अंदर पोषक पदार्थों की कमी होना हमारा क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं कुछ और पोषक पदार्थों की, कुछ न्यूट्रिशन की, कौन कौन आते हैं इस श्रेणी में। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर, आपके हो जाता है प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज और पानी, ये सभी हमारे क्या आते हैं, पोषक पदार्थों में आते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं हम, ये सबसे अच्छा तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में C, H एंड O का क्या अनुपात रहता है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन C एंड HO इन कार्बोहाइड्रेट, तो दैट इज़ 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। और ये सबसे अच्छा तुरंत ऊर्जा देने वाला हमारा पोषक तत्व है, ठीक है। ग्लूकोज अधिक होने पर हमें कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़, शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको दूर करने के लिए आजकल हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें अगर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का, केला, ब्रेड, गन्ना, शक्कर, शकरकंद आदि, ठीक है। पूरी पिक्चर आपको नहीं मिली है यहाँ पर, कुछ शो हो पाई है, ये देख सकते हैं आप, राइस है यहाँ पे आपका, शुगर राइस है, सॉरी शुगर क्यूब्स है, बनाना है। इन तीनों में मेरा फेवरेट तो राइस है क्योंकि मुझे बनाना नहीं पसंद है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए, द प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड्स के ये होते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। द प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है।
तो ये एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। एमिनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है, हमारा प्रोटीन बना होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जब हम कवर कर रहे थे, हमने उसमें देखा कि उसमें हमारा CHNO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। और अभी हम जब डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन का टॉपिक, तो यू कैन सी इसमें आपका CHNNO भी पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व भी आपका पाया जाता है। ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सभी बिल्कुल टॉपिक जो है आपके बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। यही आप, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी बताया, आपका 30 में से 25 का स्कोर आप इजीली कर सकते हैं अगर आप ये कंप्लीट वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दलहन फसलों की जड़ों में राइबेजियम जीवाणु पाया जाता है। ये सभी आपके वन लाइनर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्शन का भी कार्य हमारा करता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन सहायक होते हैं। आपातकाल में इनका काम क्या होता है, आपातकाल में ऊर्जा प्रदान करना। आगे देखते हैं स्रोत, प्रोटीन के स्रोत के बारे में जानते हैं, क्या किस किस से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो दैट इज सोयाबीन, दाल, दूध, अंडे, मांस। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स। प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोकर रोग हो जाता है और प्रोटीन की अधिकता से हमें ऑस्टोपोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए दोनों। अब बात करते हैं विटामिन्स के बारे में, ठीक है। विटामिन्स हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। बात करें अगर आपका जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, तो बच्चों ने क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक की स्टडी की हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत गहराई से पढ़ा हुआ था। मैं कह नहीं रही हूँ कि वो गलत है, सबको पढ़ना चाहिए अच्छे से, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम था वो बहुत ऊपर के लेवल का आया था, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे गए थे। तो आपने क्या है, बेसिक भी नॉलेज लेते चलना है। आप अगर बेसिक चीज़ ऐसे छोड़ देते हैं ना कि ये तो मुझे पता है, मुझे तो और ज़्यादा पढ़ना है, वो आपके लिए गलत हो जाता है। आपको बेसिक चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, खोज किसने की विटामिन की, 1911 में कैस्मिर फंक ने की थी। और विटामिन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन की खोज की थी कैस्मिर फंक ने, और विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, हमें हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। विटामिन के कार्य देख लेते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक यानी क्षमता बढ़ाते हैं विटामिन, यानी इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीजेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटामिन की बात कर लेते हैं, काफ़ी बेसिक टॉपिक है, आपने कई एग्जामों में पढ़ा हुआ होगा ये आपका। तो 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं हमारे, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक है। तो इन्हें याद करने की आपको, आई डोंट नो, आपको ये लर्न होंगे ही। वैसे मैं अगर अपना तरीका बताऊं तो कीड़ा से याद कर सकते हैं आप। हमारा जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील होता है, जल में नहीं घुल पाता कीड़ा, जल के ऊपर तैर जाता है और वसा के अंदर वो घुल जाता है, ठीक है। तो जल में घुलनशील नहीं है कीड़ा, वसा में घुलनशील है। तो K4 ये आपका विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, एंड जो इससे बढ़ जाता है B एंड C वो होता है हमारे जल में घुलनशील। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है। विटामिन्स और उनका केमिकल नेम और उनका सोर्स एंड उनकी डिसीज, एक ही बिल्कुल हमने टेबल बनाकर लर्न कराने की आपको कोशिश की है। आई होप आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ई जो है हमारा आईज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी आंखों के लिए। केमिकल नेम की इसकी बात करें हम, रेटिनॉल हो जाता है। और अगर इसके हम सोर्स की बात करें तो गाजर, ठीक है, गाजर, दूध, शिमला मिर्च और हमारा आम, इन सभी में पाया जाता है ये। गाजर में, टमाटर में भी मिलता है वैसे हमारा विटामिन ए जो होता है, और मछली के तेल में भी पाया जाता है ये। और अंडे की जर्दी, जो अंडे के अंदर येलो येलो सा पार्ट जो निकलता है ना, उसको अंडे जर्दी बोलते हैं। मैंने नहीं खाया लेकिन मुझे पता है कि इसको जर्दी बोलते हैं। तो अंडे की जर्दी में भी हमारा विटामिन ए ही पाया जाता है, ठीक है। डिसीज़ होती है इससे हमारी रतौंधी। और अगर हम बात करें, हमारे शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है विटामिन ए की कमी से ही, ठीक है। त्वचा में, और जो त्वचा में होते हैं ना, त्वचा में भी हमारे कुछ जो रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से ही हो जाते हैं, ठीक है। बात करें अगर हम विटामिन बी की, विटामिन बी के हमारे कई पार्ट्स हैं, B1, B2, B3। मेन विटामिन बी की बात अगर हम करते हैं, इसका जो ये देखिए आप, विटामिन ए हमारा जो है यकृत में स्टोर होती है, ओके, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
बात करें विटामिन बी की, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है हमारा थायमीन। ये हमारा पाया जाता है मोटा अनाज, मक्का, बाजरा और अंडा, मीट आदि में। इसकी कमी से हमें रोग हो जाता है बेरी बेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन सी, इससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। एस्कॉर्बिक एसिड है इसका रासायनिक नाम, और ये खट्टे फल आंवला, नींबू, संतरा हमारा सभी में पाया जाता है। ठीक है, और सभी खट्टे पदार्थों में हमारा पाया जाता है। इसकी कमी से अगर हम रोग देखें तो स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़े जो हमारे फूलते हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी, आपका पता नहीं फूले हैं कभी नहीं फूले हैं, अगर जो आपका मसूड़े का पार्ट है वो वहाँ पे सूजन टाइप्स आ जाती है, उसे बोलते हैं मसूड़ा फूलना। ये भी हमारा विटामिन सी की कमी से ही हो जाता है। ठीक है, अगर हमें कोई छोटी सी खरोच भी आ जाती है हमारी बॉडी पे, तो हमारे वहाँ से क्या होता है, खून निकलने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो वो भी हमारा विटामिन सी की कमी से ही आता है। ठीक है, अस्थि भी हमारी विटामिन सी की कमी से ही कमज़ोर होती है, सॉरी विटामिन सी की कमी से ही कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या जो हमारा नाम है, केमिकल नेम है, वो है कैल्सिफेरॉल, और सनलाइट विटामिन भी हम विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी जो है हमारा वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जियों में भी ये हमारा पाया जाता है, और अगर हम बात करें दूध में भी मिलता है, ये हमारा अंडे में भी मिलता है, और इसकी कमी से हमें रिकेट्स यानी जिसको हम बोलते हैं सूखा रोग भी हो जाता है। ठीक है, दांतों के अगर हम रोग की बात करें, जो हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी ज़्यादातर हमारी विटामिन डी की कमी से ही हमें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। सौंदर्य और जनन का विटामिन भी इसको बोला जाता है। ये जो मैं आपको इधर से पार्ट्स बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट का विटामिन किसे बोला जाता है, सौंदर्य जनन का विटामिन किसको बोला जाता है। केमिकल नेम है इसका टोकोफेरोल। ठीक है, तो कोफोरल जो भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं, ये हमारा पाया जाता है पानी वाले फल में। विटामिन ई जो है हमारा सारी सब्जियों में भी पाया जाता है, अंकुरित गेहूं में भी हमारा यही पाया जाता है, और अनार में भी मिलता है, और इसकी कमी से हमें बांझपन और नपुंसकता, यानी कि कुल मिला के दोनों को बोले जनन शक्ति का कम होना भी कम होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं के फ्लाइक्विनियन, इसका रासायनिक नेम है। ये हमें पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, अंडे में, दूध में, और मीट में भी, टमाटर में भी ये पाया जाता है हमारा, और इसकी कमी से हमें रुधिर स्त्राव का होना यानी कि रक्त का थक्का जमने का रोग होता है। ठीक है, अब बात करें, मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ एक बार, ये देखिए, अगर हम बात करें इसकी ट्रिक की, तो इसके रासायनिक नेम की ट्रिक है ये, बस आप ये रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी, ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं ABCD के जैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन के की कमी होने पर रोगी को ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन की कमी होने पर रोगी को ऑपरेशन नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका शायद आया हुआ भी है, तो आई डोंट नो यूपी टेट में आया, लेकिन किसी एग्जाम में आपको पूछा हुआ है ये एग्जाम की, कौन से विटामिन की कमी होने पर अगर हमें पता चल जाता है कि तो इस विटामिन की रोगी में कमी है तो हम उसको ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज़ विटामिन के। गर्म करने में अधिक धोने से हमारा विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं वसा के बारे में। सॉरी, वसा का कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ठीक है, देखते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमारा 4.1 किलो कैलोरी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में हमारा 4.3 किलो कैलोरी होता है, 1 ग्राम वसा में हमारा 9.3 किलो कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें एनर्जी की, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, देन उसके बाद प्रोटीन से, देन उसके बाद हमें फैट से मिलती है, तो C > P > F इसका हो जाता है हमारा एनर्जी लेवल। ठीक है, बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले है आयरन, लोहा। खून की कमी अगर हमें होती है तो, ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं रक्त अल्पता। ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल हमारा 12 से 15 ग्राम होना चाहिए। स्रोत किस किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पालक, आंवला, शलजम, चुकंदर, अनार, शकरकंद, आलू आदि में। आयोडीन की बात करें अगर हम, इसकी कमी से हमें गले में सूजन या गले में सूजन आ जाती है। गले में सूजन हमें कैसे आती है, जो हमारे गले हमारी थायराइड ग्रंथि है वो सूज जाती है। ठीक है, जिसके कारण हमारा गला क्या होता है, पूरा बुरी तरीके से सूज जाता है। इसको हम घेंगा रोग भी बोलते हैं, और इसका स्रोत होता है हमारा नमक। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम व फॉस्फोरस।
इसकी कमी से हमारी हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इसके स्रोत है दूध और इसके उत्पाद अंडा व मछली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मानव रोग। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं मानव रोग भी हमारे। ठीक है, सबसे पहले इधर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ आनुवंशिक रोग और ये है हमारे अर्जित रोग। आनुवंशिक मतलब होते हैं जो हमें पहले से ही है, मतलब जन्म के साथ ही है हमें। ठीक है, यानी कि कुछ रोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आपके मदर या फादर को कुछ डिसीज़ होती है तो वो आपको विरासत में मिलती है। ठीक है, मतलब विरासत में मैं ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी नहीं कह रही, मतलब कुछ छोटी छोटी बीमारी, जैसे कि अगर आपके फादर के सिर मतलब कि बाल कम हैं तो हो ना हो आपके भी कहीं ना कहीं बाल सिर पर कम हो जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अर्जित रोग क्या होता है, जो हम मतलब कि जन्म लेने के बाद दुनिया में आकर अर्जित करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं 1 बाय 1 करके इनको भी। जन्मजात रोग भी कहते हैं आनुवंशिक रोग को, हम ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, जैसे कि रंगहीनता, वर्णांधता। वर्णांधता जो होती है हमारी, रोगी लाल हरे नीले रंग में अंतर नहीं कर पाता है और इसकी वाहक महिलाएं XX क्रोमोसोम्स और रोगी पुरुष होते हैं XY क्रोमोसोम्स। जन्म के बाद यानी कि जो अर्जित होता है वो हमारे होता है संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, दूषित भोजन, जल या गंदगी के द्वारा जीव जंतुओं में जो रोग हो जाते हैं उन्हें हम संक्रामक बोलते हैं। ये हमारे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से फैलते हैं। ठीक है, असंक्रामक होते हैं हमारे कैंसर, मिर्गी, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, और अर्जित रोगों में आपके ये जो फिलहाल जो मुझे डिसीज़ हो रखी है, फीवर और ये आपके कोल्ड खांसी, वो सब भी हमारे अर्जित में ही आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाणु की कमी से होने वाले रोग हैं हमारे प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, न्यूमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, हैजा, टीबी। इसके ट्रिक है आपकी टीबी पंडित का न्यू टीका, तो टीबी से हमारा टीबी हो जाता है पंडित का न्यू टीका, इससे आपकी पूरी ये यहाँ पर बन जाती है एक ट्रिक इसको याद करने की। ठीक है, अब इन रोग को देख लेते हैं हम 1 बाय 1 करके। एक सेकंड, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, मेरा गला बिल्कुल जाम हो चुका है क्योंकि। तो ये हमारा प्लेग है, प्लेग जो है हमारा, इसे हम ब्लैक डेथ यानी काली मौत भी बोलते हैं। इसका प्रभाव होता है हमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो जाता है और ये रोग हमें किसके द्वारा फैलता है, चूहों के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि आप किसी शॉप से आपने ब्रेड का पैकेट वगैरह, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, आपने ब्रेड का पैकेट लिया और वो ब्रेड का पैकेट क्या था, दुकानदार की शॉप पे किसी चूहे ने पहले काट रखा था, उसने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया एंड आपने वो ब्रेड क्या है खा ली, तो वो रोग आपको हो जाता है, उसको हम प्लेग रोग बोलते हैं, जिसे काली मौत भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका कारण है हमारा दूषित भोजन, दूषित जल, परीक्षण। और इसके जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से, कि टाइफाइड के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो होता है आपका विडल टेस्ट। ठीक है, टिटनेस, इसे लेग जो भी कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, गला बंद हो जाता है, उसमें जबड़ा भी हमारा क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। 6 रोग, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये वायु के द्वारा फैलता है, उसमें प्रभावित अंग होते हैं हमारे फेफड़े और उसका लक्षण तेज बुखार और हमें खांसी हो जाती है। सॉरी, हमें नहीं, मतलब जिनको ये होता है उनको। ठीक है, और इसका टीका लगता है हमें BCG का, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी बैसिलस कलमेट और जेरियन। ठीक है, ज्यूरिन। ठीक है, एक साथ ही में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्लियर करते चलते हैं हम, DPT। तो ये टीका हमें 3 बीमारियों में दिया जाता है, दैट इज डिप्थीरिया, और ये हमारा हो जाता है काली खांसी, और तीसरा होता है हमारा टिटनेस, इसको बोलते हैं पर्ट्यूरिस। ठीक है, पता नहीं क्या प्रोनाउंस, शायद ये लिखा हुआ है, जो भी है। विषाणु जनित रोग जो आते हैं, वायरस की परत उनमें क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट आता है, ये आपका टॉपिक में इतना मतलब कि बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया हुआ है यूपी टेट के सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं यूपी टेट में, तो साथ में छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस करते हुए चलेंगे हमसे। कृषि, मृदा, एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट का टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, खाली एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे हम। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, जैसे फल, फूल, सब्जियां, अनाज आदि। ठीक है, अगर आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर सभी लोग मतलब कुछ ही घर ऐसे होंगे जिन लोगों के पास खेत नहीं होंगे, सभी के पास ज़्यादातर खेत होते हैं और वो उनमें नई नई फसलें उगाते रहते हैं। ठीक है, आगे आता है कि फसल क्या होती है, एक ही प्रजाति के बहुत सारे पौधों को एक साथ बोना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हम गेहूं की फसल। ठीक है,
कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, ये आप सभी को पता होगा। 54% जनसंख्या को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए कृषि आधार स्तंभ कहलाता है। भारत के कुल क्षेत्र में 51% लोग कृषि करते हैं। जो क्षेत्रफल है, लोग नहीं, जो क्षेत्रफल है वो 51% कृषि में है, 21 वन में है, 24% बंजर है और 4% हमारा चारागाह में है। ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा खेत दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे। अब बात करें हम फसलों के प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, खाद्य फसलें और नकदी की फसलें, ठीक है। जिनका उत्पादन मुख्यतः खाने के लिए किया जाता है और जिनका उत्पादन मुख्यतः बाजार बिक्री के लिए किया जाता है वो हमारी नकदी होती है। नकद में हमें पैसे मिल रहे हैं जब हम व्यापार कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं कि नकदी फसलें हैं जिनका उत्पादन हम बाजार बिक्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमारी कौन कौन सी आती है? कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, जूट, तिलहन, काजू आदि, ठीक है। खाद्य फसलों में हमारे आते हैं गेहूं, चावल, चना, दलहन, मोटे अनाज आदि, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार। तो ऋतु के अनुसार हमारी फसलें कितने प्रकार की होती हैं? खरीफ की, रबी की और जायद की फसलें। तो सबसे पहले हम खरीफ की फसल देखते हैं। इन्हें हम मानसून काल की फसल भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी बुआई आप एक की बुआई और कटाई अगर याद कर लेते हैं, बाकी उसके सीक्वेंस में आपने लगा देनी चलती है, ठीक है। तो बुआई इसकी जून या जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर या नवंबर में होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, गन्ना, अरहर और तिल। एक सेकेंड, ये आपका यहाँ से एक पेपर शायद मिस है, एक सेकेंड वेट कीजिए आप। पीडीएफ में एक पेपर आपका मिस था तो मैं यहाँ से करा देती हूँ कंप्लीट। रबी की फसल, जिसको हम शीत ऋतु की फसल भी बोलते हैं, इसकी बुआई होती है हमारी अक्टूबर या नवंबर में और कटाई होती है मार्च या अप्रैल में। गेहूँ, जौ, सरसों, आलू, मसूर, चना, मटर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। जायद की फसल जो होती है हमारी, वो रबी की फसल के बाद तथा खरीफ की फसल के पहले वाली फसल होती है। इसकी बुआई हमारी होती है मार्च या अप्रैल में और कटाई होती है हमारी मई या जून में। इसमें ज़्यादातर हमारी सब्जियां और पानी वाले जो फल होते हैं, जैसे हमारे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, करेला, मिर्च आदि, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? जायद की फसल के अंदर आते हैं। एक होता है हमारा झूम कृषि, तो इसमें होता है हमारा, इसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसे काटो और जलाओ और बुश फैलो नामक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहाँ से काटो जलाओ, ये दोनों आपके इसे कब बोला जाता है? यह कृषि पूर्व उत्तर भारत के राज्यों की जनजाति के द्वारा वनों को काटकर एवं जलाकर की जाती है। एक फसल उगाने के बाद कुछ समय के लिए उस स्थान को खुला छोड़ दिया जाता है। एक ही खेत में 3-4 फसलों को उगाया जाता है झूम कृषि में, ठीक है। अब है कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ। तो सबसे पहली है हरित क्रांति। इस क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। उसका प्रारंभ हमारा 1966 या 66-67 में योजना अवकाश के दौरान किया गया था। और विश्व के इसके जनक, यहाँ से आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, अगर विश्व में इसके जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत में बात करें तो SS स्वामी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा आश्रय और आवास का। कुछ जानवर, पक्षी, कीड़े और उनके आश्रय देख लेते हैं एक बार हम। शेर कहाँ रहता है? बांध में। भेड़ जहाँ रहते हैं उसे बाड़ा बोलते हैं। कुत्ता और बकरी, कुत्ता घर या बकरी घर में रह जाते हैं। मुर्गे, मुर्गी को जहाँ रखा जाता है उसे हम दरबा बोलते हैं। घोड़े और गधों को जहाँ रखा जाता है उसे अस्तबल बोलते हैं। खरगोश को जहाँ रखा जाता है उन्हें मांद बोलते हैं। मकड़ी जाला बनाकर रहती है। दीमक पेड़ के तने और बिल में रहते हैं। केंचुआ और बिल्ली मिट्टी के बिल में रहते हैं। सूअर स्टार्च या पिक्सटी में रहते हैं। और आवास के अगर हम प्रकार की बात करें तो कुछ होते हैं स्थायी आवास, अस्थायी आवास, चल आवास और रैन बसेरा। स्थायी आवास होते हैं जैसे जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर घर होता है, हम रोज़ वहीं से जाते हैं, वहीं पे आ जाते हैं। अस्थायी आवास होते हैं जैसे आपने कहीं पर देखा होगा, लोग कुछ तंबू टेंट गाड़ कर कभी कहीं रह जाते हैं और कभी कहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। चल आवास जैसे कुछ जो बोट टाइप, मतलब बोट में घर बना कर रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं चल आवास। अब 1 बाय 1 करके एक एक फैक्ट देखते हैं हम यहाँ पर। कोयल अपने घोंसले को नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। कौवा अपने घोंसले को पेड़ के शीर्ष पर बनाते हैं और घोंसला बनाने के लिए लकड़ी, घास और टहनियों का उपयोग करते हैं। चूहे, सांप, खरगोश, केंचुए, बिच्छू जैसे जानवरों का चूहे, सांप, खरगोश, केंचुए, बिच्छू जैसे जानवरों का जीवन धरती के अंदर बिल में होता है। जलीय जानवर पानी में रहते हैं जैसे मछली, मेंढक, मगरमच्छ आदि। कबूतर
घोंघे जैसे कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की खोज में अपने घोंसले बनाता है। सनबर्ड जो है ये पेड़ की शाखाओं में घोंसले लटकाकर अपने घोंसले बनाता है। नेक्स्ट बस ये 2-3 जो पेजेस हैं आपके यही थोड़े ऐसे ब्लर से हैं, बाकी के पेजेस आपके बिल्कुल क्लियर हैं। मिट्टी से बने हुए आमतौर पर उन प्रदेशों में पाए जाते हैं मिट्टी से बने हुए घर जहां गर्म जलवायु होती है, जैसे राजस्थान के गांवों में। घरों को कीड़े से बचाने के लिए गोबर या मिट्टी के साथ चित्रित या लेपित किया जाता है। लकड़ी और बांस के बने सदन कहाँ मिलते हैं? हमारे असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। पत्थर के घर हमारे पाए जाते हैं लद्दाख में, लद्दाख जैसे ठंडी रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। हाउस बोट हमारे पाए जाते हैं कश्मीर में और केरल में। डोंगा नाव मौजूद घर हमारे कश्मीर की डल झील में पाए जाते हैं। इग्लू घर बहुत अधिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये घर आकार में अंडाकार और बहुत छोटे प्रवेश द्वार के साथ बनाए जाते हैं। भारतीय रोबिन क्या है? ये पेड़ के शीर्ष पर घास, मुलायम जड़ों, ऊन, बाल और सूत के साथ घोंसला बनाते हैं। ये पत्थरों के बीच अंडा देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हाउस बोट में उत्तम बैंड है खत्म बैंड है और खत्म बैंड एक खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी है। केरल और कश्मीर में हाउस बोट पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो कोरवलर में, नीलापुट्टू में और कुंथनकुलम में, यानी कि यहाँ सभी जगह पर हमारा ये पेलिकन पक्षी का प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक, एक जो स्लाइड थी हमारी, मतलब कि टॉपिक थे जो चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आवास, जल, भोजन और एक परिवार, वो 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। अभी हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन और यातायात, संविधान का टॉपिक, और जो लास्ट का हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात वाला हम टॉपिक कवर करेंगे, उसमें सबसे पहले कुछ पार्ट हैं जो हम देखते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का औसत घनत्व हमारा 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ का घनत्व हमारा कितना है? 3.0। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृहद मंडलों में, यानी कि भूप्रपट्टी, क्रस्ट, मैंटल और प्रोड में बांटा गया है। भूप्रपट्टी क्या होती है? यानी जो क्रस्ट होती है, इसकी औसत मोटाई हमें 100 किलोमीटर बताई गई है। क्रस्ट का निर्माण 5 सिलिका, SI और एल्यूमिनियम के बनने से होता है। इसे परत भी हम बोलते हैं। मेंटल जो है, इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 83% एवं मास जो द्रव्यमान है लगभग 68% है। इसका निर्माण मुख्यतः हमारा SI यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम के बनने से भी हुआ है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मोह असंबंधता इसी परत से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोड। तो क्रोड क्या है? इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। इसे नीफे परत भी कहते हैं। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बलों को अंतर्जात बल कहते हैं। ये सृजनकारी बल भी है। और अंतर्जात बल भी हमारा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, आकस्मिक और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन आकस्मिक बलों की श्रेणी में आते हैं। ये बल महाद्वीपों एवं पर्वतों के निर्माण आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऊपरीमुख बल से धरातल का जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? ऊपर उठना उत्थान कहलाता है, जबकि अधोमुखी बल से धरातल का समुद्र में डूबना निमज्जन कहलाता है। दूसरे हैं हमारे बहिर्जात बल। अंतर्जात बल हो गए हमारे बहिर्जात बल हैं। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बलों को बहिर्जात बल कहते हैं। ये अपर्दनकारी होते हैं। इसके उदाहरण है हमारे जल, वायु, भूमिगत जल, हिमानी आदि। ठीक है, ये मोड़ और वलन का टॉपिक हमारा नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। एक सेकेंड, मेन टॉपिक है हमारा भारत में नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। तो भारतीय नदियों की बात करते हैं हम सबसे पहले। देश में कुल कितनी नदियाँ हैं? 113। कुल वर्षा का 45.3% जल हमारा कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। एक एक करके हम नदियाँ देख लेते हैं। पहली है हमारी सिंधु नदी, जो
तिब्बत चीन से मानसरोवर, मानसरोवर से चेमायुंगडुंग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में, से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से हमारी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारा सिंधु जल समझौता से, तो ये हुआ था हमारा पाकिस्तान से 1960 में। इसमें समझौते में क्या था कि जो सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी है वो 80% जल पाकिस्तान को और 20% जल इंडिया के लिए, और रावी, व्यास, सतलज का 80% भारत के लिए और 20% पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में जब उत्तर प्रदेश की नदियों में पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। साबरमती नदी हमारी पहले मेवाड़ पर्वत से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और उसके बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी हमारी एमपी में स्थित विंध्याचल पर्वत से फिर उसके बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से पश्चिम में प्रवाहित होने के बाद कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी क्या है, जो हमारी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ताप्ती नदी क्या है, सतपुड़ा पर्वत पर स्थित बैतूल पठार से एमपी गुजरात से होने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जो हमारे राजमहल पहाड़ी से दक्षिण पूर्व प्रवाहित और पारदीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी क्या है, महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित फिर उसके बाद त्र्यंबक पहाड़ी में, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी क्या है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से दक्षिण पूर्व एमएच, फिर उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी नीलगिरी पहाड़ी से पश्चिम की ओर फिर उसके बाद अरब सागर में आकर गिरती है। भारत के कुछ पर्वतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय हमारा 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। एवरेस्ट क्या है, जो है एवरेस्ट हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और जो कहाँ है, नेपाल में है। और जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी K2 गॉडविन। अरावली पर्वत हमारा सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर जिले से लेकर उत्तर में दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पर्वत पर स्थित माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गिरनार पर्वत हमारा गुजरात में। विंध्याचल पर्वत है हमारा पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से लेकर बिहार के सासाराम तक है। इस पर्वत के द्वारा उत्तर के वृहद मैदान को प्रायद्वीप पठार से अलग किया जाता है। सतपुड़ा पर्वत है हमारा गुजरात के राजपीपल पहाड़ी से लेकर पूर्व में मैकाल पर्वत तक है। नीलगिरी पहाड़ी हमारी केरल प्लस तमिलनाडु में स्थित है और शांत घाटी यानी साइलेंट वैली भी हमारी यहीं पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी भी हमारी केरल प्लस तमिलनाडु की सीमा पर ही स्थित है। भारत के पठार, देखिए जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही याद करनी है। ऐसे तो नदियाँ, झीलें, पठार याद करने में रहोगे तो बहुत सारा सिलेबस है ऐसे तो सब बस मेन 2 हैं हमें जो देखने हैं। दक्कन का पठार, इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है और इसकी आकृति कैसी है, हमारे त्रिभुजाकार है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार, यह पठार पूर्वी भारत में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं चट्टान का टॉपिक देख लेते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ क्या होते हैं, चट्टान होते हैं। यदि पृथ्वी क्रस्ट में तत्वों की संख्या कितनी है, 119, किंतु उसके 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है और वो है हमारे ऑक्सीजन 47, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम आदि। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इसे परतदार और इसे परिवर्तित भी चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूपी टेट के लिए आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भागों के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से बनी है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं। अगर मैग्मा पृथ्वी के भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो इस प्रकार की चट्टान को पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगर मध्य भाग में जमता है तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं और पृथ्वी के बाह्य सतह पर जमता है तो ऐसी चट्टान को बाह्य आग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं। इनमें परत तथा जीवाश्म नहीं होते। इसके उदाहरण है हमारे ग्रेनाइट, गेबो तथा डायोराइट। अवसादी चट्टान की बात करें तो यह चट्टान
जले वायुए हिम आदि द्वारा जल और हिम वायु और हिम आदि द्वारा लाए गए कणों से अवसादों के जमने से बनी होती हैं। इनमें रहे नहीं होते बल्कि अवसाद की परतें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। इन्हें अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टान इस झीलें, सागरों या नदियों में अवसादों के जमा होने से बनती हैं। धरातल पर लगभग हमारा 75% अवसादी चट्टानें अपने अपने अवसादों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होती हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। आग्नेय में अवसादी चट्टानों पर दाब या तापीय परिवर्तन होने से कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, जो कि हमारे शैल, चूना पत्थर, चोक, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सिसिस्ट, ये सभी। ठीक है, पर्वत देख लेते हैं। ये वैसे ऊंचे स्थल हैं जिनका दाल, तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। ये सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति यानी कि अगर आपसे पूछे कि पर्वत और पहाड़ी में क्या डिफरेंस है, तो पर्वतों के लघु रूप ही पहाड़ी होते हैं और जिनकी ऊंचाई क्या होती है 1000 मीटर से कम होती है, उनको हम पहाड़ी बोलते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है उसे हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस आदि प्रमुख मोड़दार पर्वत हैं। मोड़दार या वलित पर्वत बोलते हैं इनको हम। अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत और श्रेणियाँ। ठीक है, ठीक है, वन का टॉपिक देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय वन हमारे कौन कौन से हैं, जो हमारे 0 से 900 मीटर तक होती हैं जिनकी ऊंचाई। सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, अर्धपर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय कटीले वन इसके अंतर्गत हमारे आते हैं। सदाबहार वन देख लेते हैं हम पहले। वर्षा यहाँ पर 250 सेंटीमीटर होती है। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर, एबोनी, महोगोनी और रोजवुड। ठीक है, और रबड़, नारियल, बांस, ताड़, आयरन वुड आदि। अंडमान निकोबार में 95% तक ये वन पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन, यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर प्लस होती है। वृक्ष होते हैं यहाँ पर कदम, होपिया, चेस्टांट और मेसूल। अर्ध पर्णपाती वन होते हैं हमारे, वर्षा यहाँ पर होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। वृक्ष होते हैं यहाँ पर सागौन, शखुआ, शीशम, जामुन, खैट या खैर, और इनसे हमारा क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वर्ण, यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 100 से 150 सेंटीमीटर। वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर आम, नीम, शीशम और पीपल। ठीक है, और सर्वाधिक 41.87% यही वन पाए जाते हैं हमारे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इनमें वर्षा होती है 60 से 70 सेंटीमीटर। भारत में यह वृष्टि छाया प्रदेश के पूर्वी, तमिल एवं आंध्र के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। कटीले वन, जहाँ वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम और वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर बबूल, नागफनी, खजूर, बेर आदि। महासागर देख लेते हैं हम। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। 5 महासागर है हमारे। प्रशांत महासागर होता है हमारा मौरियाना गर्त, इसको अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर, इस महासागर का नाम हिंदुस्तान से पड़ा है। आर्कटिक महासागर जो हमारा ये सबसे छोटा महासागर है। अंटार्कटिक महासागर, इसे दक्षिण महासागर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं महाद्वीप। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें कुल देशों की संख्या हमारी 49 है। अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप और इसे अंध या काला महाद्वीप भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। सहारा मरुस्थल भी इसी महाद्वीप में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, कोलंबस ने इसकी खोज की थी और इसको हम नई दुनिया भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका, विश्व का सबसे ऊंचा और ओजस्टेल स्लॉडो ज्वालामुखी यहाँ की एडिज पर्वतमाला पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप, यह मैदानों के सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो यह महाद्वीप सदा हिमाच्छादित रहती है। यहाँ भारत द्वारा स्थापित भारतीय दक्षिणी गंगोत्री में मैत्री अनुसंधान भी यहीं पर स्थित है।
अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी हमारा प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन और यातायात के बारे में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा PDF देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ अपनी ब्राइटनेस थोड़ी हाई करके देखें वीडियो। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से गंगा, यमुना, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा नदियाँ जानी जाती हैं। गोमती, वरुणा, सई इत्यादि हमारी मैदानी नदियाँ हैं। और गंगा की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, इसमें कुछ हिमालयी नदियाँ और कुछ पठारी नदियाँ हैं। तो हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि। और पठारी नदियाँ हैं हमारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और टोंस आदि। तो गंगा नदी की बात अगर हम करें तो गंगा नदी आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने लोग गंगा नदी में, मतलब कितनी बार आप लोग गंगा में नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। गंगा नदी में हमारी होती है जो है भगीरथी, पद्मा, जाह्नवी इत्यादि, इस नाम से इसको हम जानते हैं। इसका उद्गम है हमारा उत्तराखंड में, जो कि भगीरथी प्लस अलकनंदा से, गोमुख से भी हम इसको बोलते हैं। यूपी में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? वो आपका बिजनौर। और निकास कहाँ से होता है इसका? बलिया जिले से होता है। 28 जिलों से होकर प्रदेश में गंगा बहती है। बदायूं जो है सर्वाधिक गंगा तट वाला हमारा जिला है। यमुना नदी की बात करें हम, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ही निकलती है। यूपी में सबसे पहले सहारनपुर जिले से। यमुना नदी जो हमारी 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। और यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी हम यमुना नदी को माना जाता है। ठीक है, बस हम ये यहाँ पर यूपी का ही डिस्कस कर रहे हैं अभी अपने प्रदेश के। तो विंध्याचल पर्वत, एक ही पर्वत डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा MP, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक है, यह यूपी के वृहद मैदानों को प्रायद्वीप पठार से अलग करती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टारी चट्टानों के लिए ये हमारा क्या है? प्रसिद्ध है। पठार की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बुंदेलखंड का पठार जो है हमारा झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिला इलाहाबाद में है। करछाना तहसील, मिर्जापुर, गंगे के दक्षिण भाग इत्यादि इसके क्या हैं? क्षेत्र हैं। विंध्याचल पर्वत के पहाड़ियों का क्रम इस पठारी भाग में मिलता है। वन की अगर हम बात करें, सामान्य रूप से यूपी में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय है। सबसे ज़्यादा सघन वन वाला जिला हमारा लखीमपुर खीरी है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला हमारा सोनभद्र है। राज्य का पहला वन ग्राम जो है वो हमारा बेलहत्ती सोनभद्र है। और राष्ट्रीय उद्यान हमारा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यातायात की अगर हम बात करें, यूपी में यातायात के 3 प्रमुख साधन हैं, सड़क, रेल और वायु। पहला एक्सप्रेसवे हमारा 2002 से 2003 में ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच बनाया गया था। यमुना ताज एक्सप्रेसवे हमारा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हमारा देश का सबसे लंबा 6 लेन का एक हमारा एक्सप्रेसवे है। आगरा का लखनऊ एक्सप्रेस जो हमारा 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी आपात लैंडिंग के लिए भी इस पर एक हमारी बनाई जाती है। एक लोहिया ग्रामीण बस आपने देखी होगी, आप मतलब किसी भी सिटी से आपने देखी होगी, कुछ बसेस होती हैं जिन पर लिखा होता है लोहिया ग्रामीण बस। तो वे क्या होती हैं? वो हमारी सरकार की तरफ से हमें सस्ती व सुलभ यात्रा के लिए चलाई गई थी, जो फरवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी। और उनका किराया और सबसे 25% कम होता है। एक जनरथ सेवा थी, ये भी हमारी कम किराए वाली AC बस थी। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में। ठीक है, UPSRTC जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो भारत की प्रथम वायु सेवा 57 के सेवा धारा 57 के अनुसार 1911 में यूपी के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हमारे, जो है एक लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक है चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा वाराणसी में और ये हमारा लखनऊ में है। ठीक है, भारत के वन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं संविधान का टॉपिक। ठीक है, संविधान कानूनों नियमों का दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यह संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान हमारा एक लिखित संविधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1895 में भारत में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्वराज्य विधेयक पास किया गया था। इस विधेयक में क्या था? संविधान की मांग की थी। बिल्कुल आप ईयर वाइज बिल्कुल कंटिन्यूसली देखते चलिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1895 के बाद 1922 में गांधी जी द्वारा यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण जनता के अनुसार हो। उसके बाद 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पटना अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। उसके बाद 1940 में क्या हुआ?
कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित, जिसमें संविधान के प्रारूप का प्राविधान था। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संविधान के लिए जुलाई 1946 में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है, उसके बाद 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संविधान की पहली बैठक जो थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई। देख सकते हैं आप किस सन से मतलब चले हुए थे, वो किस सन में आकर हमारी संविधान की पहली बैठक हुई, और जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक जो थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। आगे चलते हैं। 22 जनवरी 1947 इस दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। संविधान जो है हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ से, आप बिल्कुल 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं इन्हें। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे संविधान को बनाने में, और ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1950 को ये हमारा लागू कर दिया गया था। उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। वर्तमान में 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 24 भाग हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कठोर एवं लचीला संविधान है, एकहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर को छोड़कर, संसदीय शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका। अब देखते हैं संविधान सभा समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन हुआ था हमारा 29 अगस्त 1947 को। संविधान का प्रारूप तैयार करने की से जिम्मेदारी दी गई थी प्रारूप समिति को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष के सहित, कुल 7 सदस्य थे इसमें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के पिता भी कहा जाता है, इन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान के कुछ स्रोत देख लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघतंत्र राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण सभी इसी में दिया गया था। ब्रिटेन का संविधान, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिक द्विशासनीय व्यवस्था भी हमारी इसी में थी। अमेरिका का संविधान देखते हैं। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पुनरावलोकन इसमें किया गया था। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। जर्मनी में आपातकाल के समय मूल अधिकारों की स्थापना। फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श। आयरलैंड में राज्य के नीति निर्देशक तथा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। सोवियत संघ में मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। जापान का क्या था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतने जगह के संविधान में यही सब चीज़ें हमारी सम्मिलित थी। तो संविधान का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अभी हमें कई सारे टॉपिक हैं हमारे, जैसे कि आता है जिला प्रशासन और प्रदेश की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा रुकती हूँ, लगभग 1 घंटा हो चुका है मुझे बोलते बोलते। हमारे संविधान के अनुसार जो सरकारें चुनी जाती हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। आपने देखा होगा आपके गांव में जो प्रधान भी बनते हैं या चेयरमैन जो बनते हैं आपके यहाँ पर, उन सभी का कार्यकाल कितना होता है? हमारा 5 वर्ष का होता है। लेकिन अलग अलग स्तरों पर उनकी सहायता के लिए सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। ठीक है, 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। जो आगे चलते हैं, जन प्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा नहीं चुने जाते। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं चयन प्रक्रिया द्वारा इनका चयन होता है। जिले के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला अधिकारी कहते हैं। जिला अधिकारी के जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाया जाता है। ठीक है, उनका क्या होता है? जनता के हितों के सभी कार्य जिलाधिकारी करता है। वह दौरों तथा बैठक के द्वारा जनता से क्या करता है? संपर्क करता है। वह क्या होता है? समय समय पर तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श और विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। ठीक है,
मतलब आप देखिए, मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ। आपका जिला हो जाता है, उसके अंदर फिर क्या होता है, ब्लॉक्स आ जाते हैं, और ब्लॉक्स के अंदर आ जाता है हमारे गांव। ठीक है, तो जिलाधिकारी जो होता है वो सबसे मेन होता है हमारे इधर में। तो जिलाधिकारी के अंडर में आते हैं, सबसे पहले ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक्स के जो मतलब अधिकारी होते हैं उनके अंडर में आता है हमारे गाँव, और जो प्रधान होते हैं उनके अंडर में एक गाँव आता है। ठीक है, तो जो जिलाधिकारी होता है वो सबसे बैठक करके मतलब सभी के बारे में विचार विमर्श करता है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून और योजनाओं को जिलाधीश, तहसीलदार और लेखपाल जिलों में लागू करते हैं। वे स्वयं कोई नियम या कानून नीति नहीं बना सकते या कोई नया कानून या योजना बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी वो योजना खुद से नहीं बना सकते। अब जिला प्रशासन के कार्य देख लेते हैं। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हमारा जिला प्रशासन का कार्य है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना भी जिला प्रशासन का कार्य है। जिले के कुछ अन्य अधिकारी होते हैं हमारे, जो जिला न्यायाधीश का काम होता है न्याय करना। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य होता है विद्यालय खुलवाना, विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवाना। प्राथमिक विद्यालयों में और माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में ये वाला काम होता है जिला विद्यालय निरीक्षक का। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें ये पढ़ाई लिखाई का सबका काम देखना होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी का, और जो माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय होते हैं उनमें ये काम होता है जिला विद्यालय का। मुख्य विकास अधिकारी का क्या कार्य होता है, पार्क, संग्रहालय, मनोरंजन स्थानों का निर्माण करवाना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का क्या कार्य होता है, मरीजों का इलाज, परिवार कल्याण के कार्यक्रम और बीमारियों की रोकथाम करना। जिला प्रशासन के पदाधिकारी व उनके कार्य, तो ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है हमारे। कानून व्यवस्था की स्थापना, भूमि व्यवस्था व करों की वसूली, नागरिक सुविधा और विकास। तो कानून व्यवस्था में आते हैं हमारे, एक सेकेंड, यहाँ पर थे हम। तो कानून व्यवस्था की स्थापना आती है हमारी पुलिस अधीक्षक, फिर उसके बाद उप पुलिस अधीक्षक, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी या कर्मचारी। भूमि व्यवस्था करों की वसूली, भूमि माप, इसमें कौन कौन सा आता है, खतौनी का रख रखाव, राहत कार्य, तहसीलदार से नायब तहसीलदार, उससे कानून को, और उससे हमारा पटवारी या लेखपाल। नागरिक सुविधा और विकास, इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसमें अभी एक वर्ड आया था खतौनी, तो खतौनी मैं आपको बता दूं क्या होता है, खेतों की संख्या और रकबे, क्षेत्रफल के विवरण से ये हमारा संबंधित है। और खसरा क्या है, कृषि संबंधित कानूनी दस्तावेज। प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। तो ये हमारा राज्य सरकार के उसमें होता है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे, राज्यपाल, विधानमंडल और केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर नियंत्रण। और जो हमारा विधानमंडल है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, विधानसभा और विधान परिषद में। राज्यपाल की क्या क्या होनी चाहिए उसमें जो एक तो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूरी हो, लाभ का पद धारण ना किया हो, किसी और लाभकारी पद पर वो मतलब ना हो, उसके अलावा विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता हो। प्रावधान इसका कहाँ से होता है, कनाडा से होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और इसका कार्यकाल होता है हमारा 5 वर्ष के लिए। विधानमंडल पे आते हैं हम। विधानमंडल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, विधान परिषद और विधानसभा। इसमें हमारे उच्च सदन और स्थायी सदन, जिनके कुल सदस्य होते हैं 120, वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा क्या है, हमारी जनता की सभा, निम्न सदन, अस्थायी सदन, अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम इसमें 60 हो सकती है। इसकी भी जो क्वालिटी है वो भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष हो, उसी राज्य का निवासी हो, राज्य निर्वाचन की सूची में उसका नाम हो। विधानसभा कैसे होता है, चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव जीते उम्मीदवारों को विधायक या एमएलए कहते हैं। आपने देखा होगा ना टीवी में भी, मूवीज़ में भी, कि मुझे एमएलए का टिकट नहीं मिला या एमएलए का टिकट मिल गया, वो हमारे यहाँ का एमएलए है। या अगर आपके यहाँ पर एमएलए होते हो तो उसको मतलब कौन है, जो विधानसभा चुनाव जीते उम्मीदवार होते हैं उनको हम विधायक या एमएलए बोलते हैं। सभी विधायकों को मिलाकर विधानसभा बनती है। राज्यपाल के द्वारा बहुमत वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है।
आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल सदन में प्राप्त बहुमत दल की नेता की नियुक्ति सीएम के रूप में करता है। सीएम मतलब मुख्यमंत्री, जो हमारे यहाँ के हैं माननीय योगी जी। कुछ विधायकों को मंत्री बनाता है। जो सीएम होता है वो कुछ विधायकों को क्या बना देता है, मंत्री बना देता है। राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाता है। सभी विधायक मिलकर अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे विधानसभा अध्यक्ष हम कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं आपके लिए। कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के द्वारा परिषद के कुछ सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार नामित करता है। इस सभी सदस्यों को विधायक या एमएलए कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को अध्यापकों, जिला पंचायतों, नगर पंचायत आदि सदस्यों को तथा विधानसभा के सदस्यों ने चुना है। विधान परिषद कौन है, विधान परिषद सभापति चुनते हैं। अब बात करते हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के बारे में, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी जिंदगी में भी। जिस प्रकार गांवों की भलाई के लिए ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायत होती हैं, उसी प्रकार शहरों की भलाई के कार्यों के लिए नगर पालिकाएं गठित होती हैं। ठीक है, बहुत छोटे नगरों में नगर पंचायत, उससे कुछ बड़े नगरों में नगर पालिका परिषद तथा कुछ बड़े नगरों में नगर निगम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बात करूं, अगर मैं मेरठ शहर की बात करूं तो वो नगर निगम। नगर पालिका परिषद हो जाता है हमारा थोड़ा जो कस्बे वाले इलाके रहते हैं उनमें, और नगर पंचायत होता है हमारा गाँव में। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में हर वार्ड के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसी प्रकार नगर भी कई वार्डों में बांट दिए जाते हैं तथा हर वार्ड से एक सदस्य चुन लिया जाता है। वार्ड क्या है, सदस्यों के चुनाव के लिए नगर क्षेत्र को हम क्या करते हैं, खंड में विभाजित करते हैं, भागों में विभाजित कर देते हैं। इस खंड या भाग को हम वार्ड कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई कस्बा है या कोई शहर है कहीं पर, तो उसमें मतलब कि वार्ड में डिवाइड करके उन वार्ड के लिए एक एक हम कुछ लोग मतलब कि कमेटी बनाकर कि ये वार्ड में आप देख रेख करें, इस तरीके से हम उन्हें खंड में विभाजित कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। 5,000 से 1 लाख तक के जनसंख्या वाले शहर में नगर पंचायत होती है। 1 लाख से 5 लाख के शहरों में होता है हमारा नगर पालिका। इसमें सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक, और इसमें 25 से 55 तक, और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में क्या होता है, नगर निगम होता है। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के नियम, ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है, अपने आप से कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि खुद से बना ले। तीनों 5 वर्षों के लिए बनाई जाती हैं। जिनकी उम्र 18 वर्ष प्लस हो वही सदस्य चुनाव में वोट कर सकते हैं। शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से प्लस हो सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में कम से कम 1/3 महिला सदस्य, कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। नगर पालिका परिषद का एक अध्यक्ष होता है, वह उसका सदस्य होता है, वह जनता के द्वारा ही चुना जाता है। नगर निगम का भी एक अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कहलाता है। नगर पालिका परिषद का एक अध्यक्ष जो होता है उसे मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बोलते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है उसे एक आयुक्त होता है, सरकार द्वारा होता है, वो कार्यों की देखरेख, लेखा जोखा ये सभी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो ये सब होता है हमारा भारत सरकार में, संघीय सरकार या केंद्र सरकार के अंदर। भारत से संविधान द्वारा स्थापित सरकार नई दिल्ली से कार्य करती है। ठीक है, भारत संघ का पूरा क्षेत्र हमारा राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका केंद्र होता है संसद, और इसका होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और इसका उच्चतम न्यायालय। राज्य सरकार जो होता है इसका विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय। इनके कार्य होते हैं, अगर हम कार्यों की बात करें, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का हो जाता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है उस जो कानून बना, जो लागू हुआ उसका पालन करना। व्यवस्थापिका पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं। इसका काम होता है कानून बनाना, और व्यवस्थापिका होती है इसकी संसद। तो 2 टाइप्स में से डिवाइड किया हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन या निम्न सदन भी इसे हम बोलते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 250, और इसमें सदस्यों की संख्या होती है हमारी 552। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है 6 वर्षों के लिए, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है 5 वर्षों के लिए। राज्यसभा के कार्य यह भी लोकसभा की तरह कानून बनाने का कार्य करती है। दोनों सदन द्वारा जब कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या होता है, कानून बन जाता है।
मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना, ये होते हैं हमारे लोकसभा के कार्य। कार्यपालिका के देखते हैं हम, इसका काम होता है कानून लागू करना। कार्यपालिका के हमारे 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति विधानसभा द्वारा संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त व्यक्ति की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। का उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति और कार्यकाल होता है लोकसभा के कार्यकाल तक। हमारे प्रदेश की कार्यपालिका मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका का काम क्या होता है, जो कानून बन गया उसका पालन करना। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का कार्य उच्चतम न्यायालय है। प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ है, दिल्ली में है। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य है, नए उच्चतम न्यायालयों के मामलों को भी ये हमारा देखता है। उच्च न्यायालय भारत में संख्या कितनी है, उनकी 24 है। जिला न्यायालय क्या होता है, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद की सुलह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आता है हमारा एक टॉपिक राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू किया गया था। इसके खुशी में हम 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसे हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, इसे अहिंसा दिवस भी कहते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को ही क्या था, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारे देश के ध्वज 3 रंगों में, केसरिया, सफ़ेद रंग, हरा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तिरंगा भी बोलते हैं। केसरिया सबसे ऊपर, इसे हम बलिदान का प्रतीक बोलते हैं। सफ़ेद हमारा बीच में होता है, जिसे हम शांति का प्रतीक बोलते हैं। हरा सबसे नीचे है, जिसे हम हरियाली का प्रतीक भी बोलते हैं। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अगर हम अनुपात की बात करें तो वो होता है 3:2। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति और अग्रसर होने का प्रतीक है, इसे अशोक चक्र बोलते हैं। नीले रंग का बना होता है और इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, 24। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, उसे रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना हमारी शुरू की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर, का वैज्ञानिक नाम है पोवो क्रिस्टेस, और बाघ का हमारा वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, उसका वैज्ञानिक नेम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय फल है हमारा आम, इसका वैज्ञानिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद, उसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वन गिलेंसिस। और राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा गंगा डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगोटिका। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी और पंचांग है हमारा शक्षमवत। मतदान के बारे में कुछ देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। मतदाता सूची में उन्हीं का नाम पंजीकृत रहता है जिनकी आयु कितनी है, 18 वर्ष पूर्ण हो। ठीक है, आपको ये तो आपको सभी को पता होगा कि आपका वोट आप तभी दे सकते हैं जब आप कंप्लीट कर चुके हो अपनी एज के 18 ईयर। ठीक है, मैं भी मेरा गला थोड़ा जाम हो रहा है बोलते बोलते, लगभग 1 आवर से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी शायद 2 घंटे तक शायद लग जाए, क्योंकि कंप्लीट क्लास है आज आपकी ये ईवीएस की। और मैं नहीं, इसलिए बीच बीच में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं रुक रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। बस आपको जो चीज़ें बतानी है, जो आपके एग्ज़ाम में आनी है, मैं वही क्लियर करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर स्पीड अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगी। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की क्या करता है, घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र, चुनाव चिन्ह आवंटित भी करता है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार जो है मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। ठीक है, मतदाताओं को अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर मत डालना चाहिए। ईवीएम मशीन से होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राष्ट्रीय एकता,
राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य राष्ट्र के सभी लोगों में अलग अलग विचारों तथा अलग अलग आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारा बना रहता है। भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और संप्रदायों का संगम स्थल है। यहाँ सभी धर्मों तथा संप्रदायों को बराबर दर्जा मिलता है। भारत के लोग किसी भी मजहब से हों, अन्य धर्मों का आदर करना जानते हैं। सभी धर्मों का सार एक ही है, इसलिए हमारा राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट कर लिया है हमने अपना हाफ से भी ज़्यादा पोर्शन यूपी टेट के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आपको इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमने टारगेट किया अगर इस वीडियो पे 500 व्यूज़ हमारे हो जाते हैं कंप्लीट, देन मैं शेयर करूँगी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, उनके व्यवसाय, यातायात एवं संचार, और लास्ट टॉपिक खेल एवं खेल भावना। तो सबसे पहले मेला का टॉपिक देख लेते हैं हम। जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेला बोलते हैं। मेले विभिन्न प्रकार के होते हैं, धार्मिक मेले, पशु मेले, कृषक मेले, विज्ञान मेले, पुस्तक मेले, शहीद मेले इत्यादि। बात करूँ मैं अपनी, अगर मैं आज तक किसी भी मेले में नहीं गई हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस किस मेले में गए हैं घूमने। और भारत का अगर हम सबसे बड़े मेले की बात करें तो वो होता है हमारा कुंभ का मेला, जो इलाहाबाद में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों के बारे में बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले हमारे कुंभ मेला, नौचंदी मेला, दादरी मेला, शहीद मेला, खिचड़ी मेला, रामलीला मेला, कार्तिक मेला। कुंभ का मेला जो होता है हमारा इलाहाबाद प्रयाग में। नौचंदी मेला हमारे मेरठ की शान है, तो नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ को लखनऊ से लखनऊ जो है नौचंदी एक्सप्रेस भी एक है हमारी। दादरी मेला बलिया में पशुओं का क्रय विक्रय होता है यहाँ पर। शहीद मेला 19 दिनों तक मैनपुरी के बेवर नामक स्थान पर होता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। रामलीला मेला हमारा ओरदा में। कार्तिक मेला बांदा जिले कलिंजरपुर दुर्ग में 5 दिन के लिए मनाया जाता है। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं हमारे। पुष्कर मेला जो है अजमेर से 11 किलोमीटर दूर कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। सालासर मेला हमारा चूरू जिला सुजानगढ़ के निकट मनाया जाता है। अजमेर का उर्स अजमेर में। हरियाली अमावस्या का मेला हमारा उदयपुर में। महाराष्ट्र के मेले हैं हमारे सिंगस्त का मेला मध्य प्रदेश में। उज्जैन का महान स्नान पर्व होता है। बिहार में होता है हमारा सोनपुर मेला। बिहार के सोनपुर पशु मेला और एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है हमारा। ठीक है, और बिहार से अभी याद आया मुझे, कल हमारी छठ पूजा भी थी, तो जो बिहार से हैं लोग उनको सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा सूर्य ग्रहण मेला लगता है हमारा कुरुक्षेत्र में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हमारा फरीदाबाद में। उत्तराखंड के मेलों की बात करें अगर हम, कुंभ मेला हमारा हरिद्वार में। नंदा देवी मेला नैनीताल अल्मोड़ा में। हरेला मेला हमारा भीमताल में। माघ मेला उत्तरकाशी में। और बागवाल मेला हमारा उत्तराखंड में। असम में हमारा अम्बुवासी मेला कामाख्या में। विश्व पुस्तक मेला हमारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत दिल्ली के प्रगति मैदान में कोलकाता में लगता है। मध्य प्रदेश के मुख्य मेले हैं हमारे रामलीला का मेला ग्वालियर भांडेर तहसील में। पीर बुधन का मेला शिवपुरी में। काना बाबा का मेला होशंगाबाद में। शहाबुद्दीन औलिया का अर्स मंदसौर जिले में। सिंगाजी का मेला पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में। बरमान का मेला नरसिंहपुर जिला जिला में और मकर संक्रांति के दिन। अब है स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। स्थानीय मतलब स्थान विशेष से संबंधित, तो पेशा मतलब ऑक्यूपेशन यानी उनका कुछ काम धंधा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले कुछ। किसान खेतों में अनाज उगाने वाला, खेती करने वाला। राजमिस्त्र मैसून यानी घर बनाने वाला, मिस्त्री बोलते हैं जिन्हें हम। फुटकर विक्रेता घरेलू सामानों को बेचना। कुम्हार है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बढ़ाई लकड़ियों का सामान बनाते हैं। सभी आपको बेसिक सी चीज़ें पता होंगी। दर्जी कपड़े बनाते हैं। नाई बाल काटते हैं। माली बगीचे की रखवाली करते हैं। मछुआरा मछली पकड़ते हैं। चालक गाड़ी चलाते हैं। इस तरह जोड़कर नृतक, मोची, डॉक्टर, गायक इत्यादि सभी। कर्मचारी उनके काम स्थल देखें अगर हम, डॉक्टर का काम होता है अस्पताल में। वकील का होता है न्यायालय में। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में। पंसारी दुकान पर। मैकेनिक गैराज में। अध्यापक नाविक जहाज में। और पायलट कॉकपिट में इत्यादि। जिससे
कॉकपिट यानी जिससे पायलट वायुयान पर नियंत्रण रखते हैं। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा खेल एवं खेल भावना। ठीक है, तो ये फ़ोटो हम बिल्कुल सनलाइट में लिया हुआ है, तो थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ब्राइटनेस अपनी कम या ज़्यादा करके थोड़ा एडजस्ट कर लेना। खेल बालक की थकान मिटाने, उसके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने तथा बालक का समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जो बड़े लेवल के गेम है वो तो आपने देखा होगा कि जैसे मान ली क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, उसके लिए आपको वो बाकायदा कोचिंग लेनी पड़ती है। जो छोटे छोटे गेम होते हैं, जैसे हमें आइस पाइस खेलना है, ये जो छुआ छुआ खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, ये सभी बच्चे देख देख के खेल लेते हैं, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। खेल की रुचि शैशवावस्था से ही होने लगती है। खेल के माध्यम से साथियों से घनिष्ठता एवं अपनत्व बढ़ता है। खेल के माध्यम से दूसरों को समझने और सहयोग सद्भाव की भी शक्ति उत्पन्न होती है। खेल में व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है। खेल ऐच्छिक एवं स्वाभाविक जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। खेल के प्रकार हैं अब कुछ हमारे यहाँ पर। स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल जो हमारी इच्छानुसार होते हैं। प्रयोगात्मक खेल खिलौने तथा अन्य सामानों को तोड़कर। रचनात्मक खेल होते हैं मिट्टी कागज के खिलौने बनाकर, चित्रकारी कर कर। कल्पनात्मक खेल जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं, बस मान लीजिए गुड्डे गुड़िया की शादी कर रहे हैं, डॉक्टर, कोई बच्चा देखा ना आपने, वो डॉक्टर बनता है, आपको मरीज बनाते हैं, ऐसे मतलब कि आप, मैं डॉक्टर हूँ आप मरीज बनिए करके, या रसोई में छोटे छोटे सामान लेकर कि मैं खाना बना रही हूँ, इमेजिनेशन में। ठीक है। मनोरंजनात्मक खेल होते हैं वीडियो गेम्स, कॉमिक्स पढ़ना, म्यूजिक्स। गतिशील खेल जिसमें कि हम एक्टिव रहते हैं पूरे, लुका छिपी, भागना दौड़ना। फाइटिंग प्ले होती है हमारी कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, रस्साकशी। बौद्धिक खेल होते हैं हमारे शतरंज, चौपट आदि। ठीक है। खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिवृत्ति है, ये परिभाषा हमारी दी है टीपी नन ने। खेल कार्यों में एक प्रकार का मनोरंजन है, ये परिभाषा दी है वैलेंटाइंस ने। खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित प्रक्रिया है, ये हमें दिया है स्टर्न ने। खेल के सिद्धांत हैं कुछ अब हमारे, वो देख लेते हैं वन बाय वन करके। रेचन का सिद्धांत दिया अरस्तु ने। खेल ही जीवन है, ये बताया हमें जॉन डीवी ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है स्टैनले हॉल ने। पूर्व अभिनय का सिद्धांत दिया है मेल ब्रेक ने। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया है हर्बर्ट ने। खेल भावना की अगर हम बात करें तो खेल भावना एक दृष्टिकोण है जो ईमानदारी पूर्वक खेलने, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठता दिखाने तथा जीत या हार में बड़प्पन के प्रदर्शन को प्रेरणा देता है। यह अहम नहीं है कि तुम हारे या जीते, अहम यह है कि तुमने खेल कैसा खेला, ये बोला है हमें ग्रेटलैंड राइस ने। तो इसी बारे में मैं जैसे कि आपसे बात करती हूँ आपके एग्ज़ाम के, तो ये मेन नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप मतलब उसमें पास हुए या नहीं हुए, अहम ये है कि आपने मेहनत कितनी की, वो आपके लिए अहम होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको ये चीज़ का रोना नहीं लेके बैठना, आपने सोचना है कि इसका मतलब मेरी मेहनत में कुछ कमी रही है, मुझे आगे इससे भी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है। यातायात एवं संचार का टॉपिक है, उसे भी देखते हैं। परिवहन के साधन हमारे तीन है, स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन में हमारे आते हैं सड़क मार्ग और रेल परिवहन, जो हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सब हमारे इसी में ही आते हैं। जल परिवहन हमारा 2 टाइप्स में होता है, अंतः स्थलीय और सागरीय व महासागरीय है। अंतःस्थलीय में होता है हमारे जो नेशनल वाटर वे होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय जलीय मार्ग। पहला इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा धुबरी से सदिया और तीसरा है पश्चिमी तट नहर से प्लस चंपाकारा। महासागरीय मार्ग भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। वायु परिवहन होता है हमारा 2 टाइप्स का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब बात करें हम संचार की। ठीक है। तो अगर मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, आप तक पहुँचा पा रही हूँ, ये सभी हमारा क्या है, संचार है एक तरीके से। तो विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कहलाता है, हमारा संचार कहलाता है। और संचार के अगर हम साधनों की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत होते हैं जिसमें हम पत्र, मोबाइल या टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, रेडियो, टीवी, उपग्रह, समाचार पत्र, पुस्तकें, ये सभी हो गई हमारी सार्वजनिक। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब कि जो सिलेबस के टॉपिक थे वो सभी हमने कवर कर लिए। उससे अलावा मैं 2-3 टॉपिक और ऐड किए हैं इसमें, देख लेते हैं। थोड़ा सा बचा है बस आपका, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है।
लोकमान्य मतलब कुछ व्यक्ति हैं और उनके उपनाम है कि हम इस नाम से किसे जानते हैं, जैसे कि बापू के नाम से हम गांधी जी को जानते हैं। ठीक है, लोकमान्य क्या होते हैं हमारे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लोक नायक है जयप्रकाश नारायण। वयोवृद्ध महापुरुष है हमारे दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष है वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष है लाल बहादुर शास्त्री। युग पुरुष बापू राष्ट्रपिता ये सभी, और नंगा फकीर ये सभी हमारे महात्मा गांधी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी ए मुखर्जी। ठीक है, शिट। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु CF एंडोज। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी जवाहरलाल नेहरू। महामाना जो मेन है नेताजी जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं। शहीद आजम हमारे भगत सिंह है। भरत कोकिला हमारी सरोजनी नायडू जी हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उड़न परी BT उषा। लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तोताई हिंद अमीर खुसरो। भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से OB बिस्मार्क को जाना जाता है। सॉरी। इतिहास के पिता हेरोडोट्स को। दवा का पिता हिपोक्रेट्स को। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान का गांधी मोकुल भाई भट्ट। बागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। राजस्थान की मरु कोकिला गबरी देवी को। विवेकानंद हमें कहते हैं रवींद्रनाथ दत्त। बंगाल का बाघ है हमारा आशुतोष मुखर्जी। लाखब खरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। बिना ताज का बादशाह बोलते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। हरमीट ऑफ शिमला बोलते हैं A.O. ह्यूम को। और भारत का पितामह बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ये हम सब कुछ देख चुके। एक है ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। बैडमिंटन से आपके जो संबंधित हैं साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद्र, ज्वाला गुट्टा, सैयद मोदी, नंदू नाटेकर, अपर्णा पोपा। कुछ लोग इस उसमें रहते हैं कि जो सानिया मिर्जा हैं वो भी हमारी बैडमिंटन से हैं। वो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, वो हमारी टेनिस से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल में हमारे ये हैं बाईयुंग भूटिया और सुनील छेत्री। हॉकी में ध्यानचंद सिंह, धनराज पिल्ले, पागहा, जयपाल सिंह, सुशील चानू और रानी देवी। क्रिकेट में सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली। टेनिस में हमारे लिएंडर पेस, आनंद अमृताज, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, सोमदेव और देवमन। शतरंग में हमारे विश्वनाथन आनंद, अनीश गिरी, पेंदयाला, हरि कृष्णा और कृष्णा शशिकरण। एथलेटिक्स में है हमारे दीपक कर्माकर, इंद्रजीत सिंह, टिंटू लुका, ललित बाबर, सीमा पूनिया, विकास गोंडा और जिस्ना मध्यु। मुक्केबाजी में है शिव थापा, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार। कुश्ती में है हमारे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, नरसिंह यादव, प्रवीण राणा, रविंद्र खत्री, सतीश शिवलिंगम, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता कुमारी आदि। निशानेबाजी में है हमारे अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, जीतू राय, विजय कुमार, चैन सिंह, मनजीत सिंह, संधु प्रकाश, नंजप्पा, मेराज अहमद खान, गुरप्रीत सिंह, अपू चंडेला, आयोनिका पॉल, हिना सिंधु, अंजलि भागवत। और तीरजंदी में है अतानु दास, बोम्बयाला देवी, लेशराम, लक्ष्मी रेन, मांझी, दीपिका कुमारी। ठीक है, तो आई होप जितने भी टॉपिक सभी कुछ डिस्कस किए हैं मैं एक बारी फिर से सिलेबस के अकॉर्डिंग भोजन का टॉपिक, स्वच्छता का टॉपिक डिस्कस किया हमने, आवास का ये 2 टॉपिक, और ये टॉपिक हम ये जो नीचे पर्यावरण का टॉपिक है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, हमारे प्रदेश की नदियाँ, संविधान, ये सारे टॉपिक हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, आप जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं आप सभी को समझ आए अच्छे से। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड जैसा कि मैंने कहा है कि हमने टारगेट रखा है इस वीडियो पर 500 व्यूज़ का, अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो इस क्लास की जितनी भी हैंड रिटन नोट्स की PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर हो जाएगी।
अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पीडीएफ क्रिएट करने में, नोट्स बनाने में। क्योंकि मैं मतलब जो चीज़ें मैंने फ़ेस की है, मैं नहीं चाहती वो चीज़ें आप सभी फ़ेस करें। मैं जब भी कभी यूपी टेट के लिए या सीटेट के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करती थी, तो मुझे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो चाहिए होती थी कि जिस वीडियो में मुझे हैंड रिटन नोट्स या कंप्लीट नोट्स के पीडीएफ मिल जाए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो उस वीडियो में हम, उसके साथ कि हम आपके डाउट क्लियर करते चलेंगे, या कभी कोई टॉपिक मिल रहा है, एक टॉपिक मिल रहा है। मुझे ऐसी कंप्लीट वीडियो चाहिए होती थी कि जिससे मैं अपने नोट्स बना सकूं और मैं बाद में उनसे खुद पढ़ सकूं। ठीक है, तो फिर मैंने जो चीज़ मैंने फेस की वो मैंने नहीं चाहा कि किसी और को फेस करनी पड़े, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, आपको इसमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप ज़रूर मैसेज करें। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और जो प्रीवियस वीडियो थी वो इन्वायरमेंट के जो 2-3 टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा है 15-16 तारीख तक हम सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास इसी तरीके के हैंड रिटन नोट्स के साथ कवर करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं सोच रही हूँ आपके लिए इंग्लिश की मैराथन या इंग्लिश या मैथ्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट की मैराथन करने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की करवाना चाहते हैं, या चाहे किस के सब्जेक्ट के आपके हैंड रिटन नोट्स इस तरह के प्रोवाइड कराने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी गाइज। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है।